नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे इसके टेक्निकल की और इसके फंडामेंटल की। देखेंगे दोनों के बेसिस पे करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है, क्या होगा आने वाले टाइम में, कितना टारगेट निकल कर आ रहा है, कितने समय में आएगा, सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इसी के साथ आप सबका दिल से शुक्रिया है हमारे चैनल को 50,000 फैमिली मेंबर्स जोड़ने के लिए, तो ये आप सबका दिल से शुक्रिया। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग जो भी वीडियोस पे कमेंट करते हैं मैं उन सब कमेंट्स को रीड करता हूं। आप सबका दिल से शुक्रिया जो लोग भी हमारी कंटेंट को प्रोत्साहित करते हैं और शेयर करते हैं। मैं कहता हूं आप सबका भला हो यार, आप लोग इतनी खुशियां हासिल करो, मार्केट में इतना प्रॉफिट हो, कभी आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, बस इतना ही कहूँगा। आप सबको खुश रहिएगा। तो चलिए हम यस बैंक के ऊपर आए। उसके पहले एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, हम ये भी चाहते हैं कि क्यों ना एक डे ऐसा रखा जाए जिसमें जो भी आपने किसी भी सवाल पूछा है किसी ने कोई, क्योंकि बड़े सारे लोग स्टॉक्स को लेकर भी कमेंट करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है बनाई जाए और प्रॉपर एक वीडियो हो और सीधा टू द पॉइंट, उसमें कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट बताएंगे कि भाई इस पॉइंट के ऊपर ये बुलिश है, इस पॉइंट के नीचे बेरिश है और यहां पर एग्जिट करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि जो आप कमेंट करते हैं उनको उठा के मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश किया करूं। तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करिए कि हाँ ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज जैसा चल रहा है मैं वैसा ही चलने दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यस बैंक की सबसे पहले हम होल्डिंग को देखेंगे। तो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग डेटा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रमोटर के पास कुछ होगा ही नहीं। सारा पैसा किसके पास होगा? एफआईज के पास, और एफआईज भी ट्रैप हुए पड़े हैं इसके अंदर। 23% की होल्डिंग है एफआईज के पास और एफआईज ने होल्डिंग को खरीदा है। सितंबर जून में इन्होंने बेचा था और दिसंबर में इन्होंने दोबारा से इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, और ये 23% की होल्डिंग बहुत महत्व रखती है। और उसके बाद आते हैं डीआईस। तो डीआईस के पास भी 42% का माल है। तो 23 प्लस 42 टोटल आप लोगों का 65 के करीब माल हो गया कंप्लीट, और पीछे बचा पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास कितना है? 34%। तो हो गया आपका 100%, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 0 है। तो इसको कौन चला रहा है? एफआईज और डीआईज। ठीक है, पब्लिक में भी देख लेते हैं क्या कोई बड़ा प्लेयर है या फिर नहीं है। तो टॉप होल्डिंग में जाएंगे, पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल में देखेंगे तो कोई भी हमें बड़ा प्लेयर नहीं दिख रहा है, एक ही है HUF। इसके अलावा हमें कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं दिख रहा है जिसने अच्छी खासी होल्डिंग रखी हो। तो एज पर करंट होल्डिंग मैं क्या कहूँ, देखिए होल्डिंग इज ओके, क्योंकि या तो प्रमोटर चला लें या तो एफआईज या तो डीआईएस चला लें, और ये दोनों ही लेके बैठे हुए हैं। और यही होता है, अकेला प्रमोटर एक तरफ होता है और एफआईज डीआईएस एक तरफ होते हैं। तो इन्होंने होल्ड किया है, तो मुझे प्रमोटर की होल्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं एफआईज डीआईएस के साथ जाना चाहूँगा, मुझे अच्छी लगी होल्डिंग, मुझे कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं दिख रही है। अब दूसरी बात, इस ब्रांड को आप लोग जानते हो और बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, ये ब्रांड काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके बिजनेस पे सवाल उठाना मैं कहूँगा गलत होगा कि भैया बिजनेस अच्छा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। बिजनेस इज ओके। इसके थोड़े से वक्त खराब हुआ था, इसके पैसे फंस गए। देखो यार, किसी का भी वक्त खराब हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वक्त खराब होने के बाद वो दोबारा उठ के खड़ा होता है या दोबारा मेहनत करता है या नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वैसा नहीं है, ये उठ के खड़ा हुआ है, दोबारा मेहनत कर रहा है और दोबारा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन वक्त लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इतनी जल्दी इसमें मत करना कि आपको एकदम से बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल जाए, वैसा नहीं होने वाला, उसको टाइम लगेगा भी। ठीक है, वो इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं, इसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, कोई आ ही जाए इसमें साथ, इसके साथ कोई कंपनी डील कर ले, तो एक न्यूज़ की बात है, बस एक न्यूज़ लगने की बात है, तो ये अच्छा करना और अच्छा शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके रेवेन्यू पर। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं तो पहले रेवेन्यू घट रहा था, अब रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 2 सालों में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस में थी कंपनी, बट अब जाकर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ गई है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्तों इसमें तकरीबन आप कह सकते हो 90% से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंस रेशो जो है वो बड़ी ही ज़्यादा है, लेकिन एज पर प्रॉफिट देखूं
तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी 5% के करीब करीब आप कह सकते हो कि ये प्रॉफिट कर रही होगी, उससे भी कम होगा। जितना खर्चा कर रही है उससे बड़ा कम प्रॉफिट कर रही है। ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात ज़रूर है, जिसको इसको सुधारना चाहिए आने वाले समय में। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एज पर मार्जिन इतना अच्छा नहीं ले रही है। इंटरेस्ट से कितनी इनकम आ रही है इनको देखिए, यहाँ पर 2.2% के हिसाब से इंटरेस्ट ये गेन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो पहले ज़्यादा लेते थे, अब कम ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, ये भी थोड़ी सी प्लस में आ गई है। और ध्यान रखिए जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी कोई स्टॉक लेते हो ना, तो ईपीएस प्लस में होनी चाहिए, चाहे 10 पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्लस में चाहिए। ये बताती है अर्निंग पर शेयर कितनी है, ठीक है। चलो रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, ओके डन, कोई इसमें वो मैं देखना इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं मेन इनकम की। एनुअल बेसिस पे देखते हैं आज, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी अच्छा खासा अपनी इनकम को पिछले 2 सालों से बढ़ाने की कोशिश की है। देखना होगा कि ये इस साल क्या करती है। जो मार्च 2024 के रिजल्ट आएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट, अभी दिसंबर के भी आने वाले होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर उसमें अच्छा देखने को मिलेगा ना, तो जंप जरूर देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर बैंकिंग के स्टॉक की जब एनालिसिस करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना एनपीए पे नजर मारना और प्रोविजंस पे नजर जरूर मारना करना। ये ऐसा पैसा होता है जिसके आने के आसार जो होते हैं ना, वो बड़े कम होते हैं। तो ये देखो ये बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये कम होना चाहिए। ये इन फ्यूचर कभी भी कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं एनपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनपीए पे नजर मारनी है, नेट एनपीए ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ग्रॉस एनपीए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे यहां पर, तो भैया 2.17% पैसा जो है वो वापिस आने के चांसेस नहीं है। पहले देख लो 17 था, 15 था, 14 हुआ करता था कभी कभी, अभी 2.17 है इस वैल्यू के हिसाब से। तो भैया कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू है और ये परसेंटेज है। तो ये एनपीए अगर और कम होता है, आप एचडीएफसी का उठा के देखिए 1% होगा उसका कम से कम, ठीक है, बाकियों का उठा के देखिए बड़ा कम होगा। तो ये एनपीए अगर आपको और भी क्वार्टर में आपको देखने को मिलता है 2 से कम हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये वो पैसा होता है जो इन्होंने आगे लोन दिया होता है या किसी को दिया होता है और वापिस आने के कोई आसार नहीं दिख रहे होते, चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है, मतलब 9 के बराबर ही आप ले लो। तो ये वो पैसा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये कम होता हुआ दिखना चाहिए। तो अभी के फिलहाल तो 2% है, बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू एचडीएफसी बैंक ही अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर का, तो उसका 1% है, तो इसको भी कम से कम 1.5 के ऊपर तो अब लाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। नेट एनपीए को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कंसोलिडेशन बेसिस पे इसकी बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू अगर रिजर्व एंड सरप्लस डाल दोगे तो 14 रुपये कुछ है, बाहर निकाल दोगे तो नियर अराउंड 13 रुपये, 13.5 रुपये के करीब इसकी बुक वैल्यू बनेगी, आई बिलीव दैट। तो अभी के हिसाब से जितनी इसकी बुक वैल्यू है एसेट के हिसाब से ओके है, मतलब अच्छा खासा प्राइस इसका बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बुक वैल्यू तो भैया अच्छी खासी है। इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज तो हो ही रही है, यानी कि कंपनी मेहनत कर रही है, अपने एसेट्स को बिल्ड कर रही है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं और बैलेंस शीट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कितना पैसा है इसके पास। यहाँ पे टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 34,018 करोड़ के हैं आई एम सॉरी, और ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। देखो कंपनी के डिपॉजिट्स देखो, यानी कि लोगों का भरोसा अभी भी स्टॉक इस बैंक के अंदर है, लोग अभी भी डिपॉजिट इसके अंदर करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बोरिंग देखो जो इन्होंने कर्जा लेके रखा है, यहाँ पे देखो इनका कर्जा देखो कितना बड़ा है, 77,753 का कर्जा इन्होंने लेके रखा है। अदर करंट लायबिलिटी ये है। अब इनका देखो कैश विद बैलेंस जो रिजर्व बैंक के साथ है 12,864 करोड़ का, ये इनका पैसा है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस विद मनी आप देख सकते हो, इनकी इन्वेस्टमेंट देखिए 76,749 करोड़ की है, पैसा तो अच्छा खासा है भैया इनके पास। एडवांसेस जो एडवांस इन्होंने आगे दे दिया हुआ है ये वो है, तो ये भी अच्छा खासा है। फिक्स एसेट हो गए, अदर एसेट्स हो गए, ये रहे आपके। तो भैया बैलेंस शीट के हिसाब से जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं, मुझे तो अच्छा दिख रहा है स्टॉक। जिस हिसाब से अभी प्राइस है 24 रुपये कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बोलो 24 रुपये का स्टॉक ले लूँ
फटाफट से ये पहुंच जाए 600 700 उस लेवल पे, तो अगर ये उम्मीदें आपने लगा के रखी हैं तो एज पर करंट बैलेंस शीट ये सोचना गलत होगा, क्योंकि कंपनी के एनपीएस ज़्यादा है, कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा है, उनको सुधारने की ज़रूरत है, जो पैसा फंसा है वो वापस आने की ज़रूरत है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये इतनी जल्दी नहीं होगा। एक्सपेंस रेशो क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे होंगे, लोगों को एफडीज पे इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे होंगे, तो लोग इनके पास आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस वजह से इनके एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। तो जब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, सब कुछ इनके पास आ जाएगा, तो उस हिसाब से लोगों का ट्रस्ट भी बनेगा। कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी। तो भैया यही चीज़ है, अभी ये बना रहे हैं, अभी ये बिल्डअप है, अब ये आप कह सकते हो कि ये अपने आप को अभी डेवलप कर रहे हैं। जो गिर गया था ढांचा उसको सुधार रहे हैं, तो उसके चक्कर में इनके एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशो कम होगी आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में, तो आपको अच्छा दिखेगा। अदरवाइज अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट और कम होता है, नुकसान होता है, तो फिर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ओके है बैलेंस शीट एज पर प्राइस, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 600-700 पहुंच जाएगा। अब मैं बताता हूँ टेक्निकल बेसिस पे क्या निकल कर आ रहा है। टेक्निकल बेसिस पे अभी इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया हुआ है। उस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगर ये इन फ्यूचर स्टॉक आपको 20 रुपये 17 रुपये 55 पैसे मिले तो एंट्री करनी चाहिए। जिन्होंने ले ली है एंट्री इस एरिया के करीब, बहुत अच्छी बात है, उनको 30 रुपये 70 पैसे का वेट करना चाहिए। एक फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसमें आपको बहुत तेजी के साथ मूव मिलेगा 30 रुपये 70 पैसे के ऊपर। क्यों मिलेगा वो मूव, क्यों 30 रुपये 70 पैसे के ऊपर ही ये अच्छा मूव दिखाएगा, वजह क्या है उसके पीछे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब ऊपर से गिरा था तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी जिसने इसको रोकने की कोशिश की थी, ठीक है, यहाँ पे बाइंग दिखाई गई थी, लेकिन ये गिर गया था। अब दोबारा जब ये ऊपर जाएगा तो ये लोग एक्टिवेट होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है ये 30% वाली स्ट्रैटेजी हो कि भैया ऊपर आएगा फिर देखेंगे, तो ये और माल खरीदेंगे इस लेवल के ऊपर। दूसरा, ये जो लोग थे आप देखोगे यहां पर भी इन्होंने बाइंग की थी, ये लोग भी यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही ना टेक्निकल बेसिस, तो भैया टेक्निकल के लिए हमारा एक चैनल है मनी मेकर आरएस, जो मैंने अभी के लिए आप सब के लिए बनाया है कि आप लोग सीख सको, आप लोगों को पता चले कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे मैं ये लेवल्स निकालता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ये चैनल है हमारा मनी मेकर आरएस, इसके ऊपर नियर अराउंड अभी मैंने 15 वीडियोस को पोस्ट किया हुआ है जिसमें आप सीख सकते हो। सिर्फ 15 वीडियोस हैं अभी मैंने पोस्ट की हैं, और भी ज़्यादा मैं पोस्ट करूंगा आने वाले समय में। आप इसको सीखिए, इसके अंदर जाइए और वीडियोस को देखिए, समझिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। और भी लर्निंग आपको देने वाला हूं, टेक्निकल यहां पे आप सीख सकते हो। छोटा सा चैनल है अभी हमने बनाया है नया, ठीक है। तो अच्छा वापिस आ जाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखो इसके अंदर ये जो बाइंग हुई थी इस लेवल पे ये लोग भी एक्टिवेट होंगे, इसके ऊपर ये लोग भी एक्टिवेट होंगे, और उसके बाद देखो यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो जब ये इसके ऊपर निकलेगा ये लोग डरेंगे, या जिन्होंने शॉर्ट किया होगा हो सकता है इसको आप छोड़ दीजिए, जिन्होंने यहां से लेकर यहां तक रैली दिखाई थी वो लोग भी एक्टिवेट होंगे। कितने? 1 2, उसके बाद ये लोग भी हैं 3, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है, और वो दोबारा रेडी रहेंगे इसको बूस्ट करने के लिए। और वो कहाँ तक बूस्ट कर पाएंगे इसको? 46 रुपीज 40 पैसे। उसके बाद हमारे पास एक नया रेजिस्टेंस आएगा, और नया रेजिस्टेंस होगा हमारा 46 का। अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन किया, ध्यान रखना अब ये 30 रुपये 70 पैसे जाते ही खरीद लेना नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है एकदम से अगर भाग जाता है तो सिर्फ 30% बाय करो। अब ये 30% क्या होता है? अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो कभी भी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना। आप 1 लाख रुपया समझ लीजिए मैं इसमें लगाऊंगा, बस 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का भी आप 30% यानी कि 30,000 ही आप इसमें लगाओगे। ये जो 9 लाख पीछे बचे ना, ये अलग अलग स्टॉक्स के लिए पैसा लगाना है, कभी भी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाया जाता। तो 30,000 आप यहां पे खरीदोगे। 30,000 का ये बेनिफिट होगा, अगर ये बाय डिफॉल्ट जल्दी से चला गया तो बड़ी जल्दी आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं गया तो 30,000 में आपका कुछ जाने वाला नहीं है।
आप लोग नीचे की तरफ 17 रुपए 20 रुपए से पे वेट करोगे। भैया एफआईस भी तो लेके बैठे हैं, डीआईस भी तो लेके बैठे हुए हैं ना, तो आप उनके साथ चलना, बोलना आजा भैया नीचे, मैं बैठा हूं तुझे यहाँ पे खरीदने के लिए, आपकी एवरेज के साथ मैं भी खरीदूंगा, जहाज के साथ मैं भी चलना पसंद करूंगा, तो यहां हम खरीदेंगे, आजा बेटा मैं 70,000 यहाँ पे लगा दूंगा तेरे अंदर, आजा गिराता रहे। देखो जब रिस्क लेना ही है तो फिर लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर हम यहां क्यों लेंगे, यहां पे हम 30% लेंगे। और अगर इसको नहीं लोगों को एंट्री देनी तो फिर ये 46 पे भी नहीं रुकेगा, 70 पे भी नहीं रुकेगा, 105 पे भी नहीं रुकेगा। बट अगर इसको प्रॉपर तरीके से चलना है, सबको मौका देना है, तो ये तो अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा 3 स्टेप का एक पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं 30 रुपए 70 पैसे के लिए बना हुआ है, यहां तक इसको जाना चाहिए, इसके ऊपर भी जा सकता है, फास्ट मूव भी आ सकता है। आपने ट्रेडेंट के अंदर देखा 42 का लेवल बताया था, कितनी ऊपर जल्दी चला गया है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो हमें यहां पर पहुंचने का वेट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो, अगर भैया लगाना है अंधाधुंध पैसा तो लगा लो, सेफ खेलना है तो 20 रुपए 17 पैसे का वेट करो। यहां पर लेना रिस्की होगा क्योंकि रिवर्स भी कर सकता है, बाकी जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने एंट्री करनी थी ना उन्होंने यहां पे कर ली हुई है, जिन्होंने लेना था ना वो ले चुके हैं। नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आए कभी 20 रुपए 17 पैसे 55 पैसे, तो वहां आप री एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज यहां पे आपका पैसा फंसने के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ अभी जो निकला हुआ है टारगेट है, जिन्होंने लिया है वो यहां तक जाना चाहे तो जा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए स्टॉप लॉस रखना है तो 17 रुपए 55 पैसे ही रखना है। इसके नीचे 2 वीक रेड कैंडल क्लोज हो तो एग्जिट कर दो, दोबारा वापिस आ जाए ले लो। ध्यान रखना 30% लोगे भी अगर एकदम से तो इसके ऊपर निकलते ही ले लिया आपने, बाय डिफॉल्ट इसके नीचे आ जाए 2 रेड कैंडल बना दे तो एग्जिट कर दो, दोबारा ऊपर आ जाए तो ले लो। 30% पे क्या नुकसान कर लोगे, 30,000 में क्या हो जाएगा, 1,000 2,000, जहां लाखों करोड़ों किए वहां एक रिस्क लेते क्या है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है, बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है और सिखाने जा रहा हूं आपको मनी मेकर चैनल पे, जरूर फॉलो भी कीजिएगा। इसी के साथ ठीक है, अगर मैं भी स्टॉक में पोजीशन बनाता हूं या फिर मैंने पोजीशन ली तो मैं जरूर आप लोगों को अपडेट जो है इसके बारे में करूं, तो पूरा मैं आप लोगों को जो अपडेट है वो करूंगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी पोजीशन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके इस चैनल को। इसके ऊपर मैं अपने फंडामेंटल स्टॉक जो भी लेता हूं या बेचता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो पोस्ट करता रहता हूं, तो आप यहां से देख सकते हैं मेरी पोजीशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए 30 रुपए 70 पैसे का वेट करना है। इसके ऊपर निकला तो फिर आप ये मान के चलिए कि इसको 105 की रैली 70 की रैली तक जाना ही जाना है, क्योंकि देखिए 70 की रैली आएगी पहली, उसके बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो जितनी फास्ट ये गिरा था ना उतनी फास्ट चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, जितना गिरेगा उतना ही चढ़ेगा। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका यही था, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सस्टेन किया और उसके बाद चला 105 के ऊपर ये लोग एक्टिवेट होंगे, 70 के ऊपर आपके ये लोग नीचे से ही एक्टिवेट होंगे, तो 70 इसका रेजिस्टेंस जोन नहीं रहेगा, इसको नहीं रोकने देंगे ये लोग। ये जब लेके जाएंगे तो इसको 105 तक लेके जाएंगे और वो लेवल तभी आएंगे, ध्यान रखना, अगर ये 30 रुपए 70 पैसे के ऊपर जाता है। 46 रुपए पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन 46 रुपए 40 पैसे के बाद इसको रुकना थोड़ा मुश्किल होगा। 46 के बाद इसको 105 तक जाना ही होगा, यानी कि 46 के बाद ये डबल हो जाएगा। 30 रुपए 70 पैसे के बाद आप 46 का एक टारगेट ले सकते हो। और ध्यान रखना अगर आप 30 रुपए पे लेते हो तो 46 पे आप अपनी 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और बाय डिफॉल्ट अगर ये 70 तक चला गया तो उस केस में आप अपनी कैपिटल का 50% पैसा बाहर निकाल दो, 50% रहने दो, तो 50% तो आपका प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना जब भी एक स्टॉक को लिया जाता है और अगर वो डबल हो जाए तो ध्यान रखिए उसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाती है और बाकी छोड़ दिया जाता है, जा तुझे अब जिधर जाना है जाता रहे, मेरा पैसा निकल गया, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा, तुझे देना है प्रॉफिट तो दे वरना नहीं दे, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों को मैं एक और बताना चाहता हूं कि कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पैसा नहीं लगाया जाता। और ध्यान रखिए ये जो मैंने आपको 177 के टारगेट्स बताए हैं जहां तक जाने के लिए, ध्यान रखिए इसमें समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत टाइम लगेगा, बट इसको जो दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा वो 30 रुपए 70 पैसे पे आएगी, क्योंकि यहां पे ये बहुत सारे एसएल खाने के बाद ही चलेगा और सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करेगा 30 रुपए 70 पैसे के पास करेगा। इस बात का ध्यान रखना।
ये भूलना मत कभी भी ज़िंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जिस दिन ये 30 रुपये 70 पैसे के ऊपर 1-2 साल सस्टेन कर गया, 3-4 महीने भी अच्छे से सस्टेन करके ऊपर निकला ना, तो बड़ी फास्ट मूव आएगा। लेकिन 30 रुपये 70 पैसे तक इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये नहीं आने वाला है। 3 स्टेप की कैंडल बनी है, जिन्होंने नीचे की तरफ लिया है वो लोग वेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ तक टाइम लगेगा, रीज़न बिहाइंड इट क्या है? रीज़न बिहाइंड इट ये है कि अभी के हिसाब से जो इसकी वैल्यूएशन बनती है, इतना लेवल बनता नहीं है। आपने भी देखा बुक वैल्यू के हिसाब से 13 रुपये है, ठीक है ना, और प्रॉफिट्स भी इतने अच्छे खासे नहीं है। हाँ, अगर ये अपने प्रॉफिट्स बड़े बड़े शो करना शुरू कर दे, आ जाए दोबारा से 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाए, एनपीए रिकवर हो जाए, तो भैया मैं बोलूँगा बड़ी फास्ट आपके टारगेट आ जाएंगे। जितनी जल्दी गिरा था उतनी जल्दी चढ़ भी जाएगा, लेकिन उसको समय लगेगा। आप लोग जेके बैंक का स्टॉक उठा के देखिए, ये बैंकिंग सेक्टर की ही कंपनी है। देखिए स्टॉक ने कितना टाइम लिया अपने प्राइस को छूने के लिए। आज 129 रुपये आ गया है। देखो इस स्टॉक को कितना समय लग गया। ये देखो, ये कभी ऊपर से गिरा था, स्प्लिट हुआ था, ये 250 रुपये से, मुझे आज भी याद है। इसको प्रॉपर ये चार्ट शो नहीं कर रहे हैं। ये स्प्लिट हुआ था और उसके बाद इसने कितना समय लिया। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना समय ले लिया, 139 बार, बहुत ज़्यादा, 973, 3 साल ले लिए थे स्टॉक ने। तो येस बैंक में भी आप इतनी जल्दी अगर सोचते हो रिकवरी आएगी, मेरा पैसा बड़ी जल्दी डबल होगा, तो भूल जाइए, क्योंकि उतनी वैल्यूएशन नहीं बन रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, जो सच है, जो ट्रुथ है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक वीडियो में बने हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड दुआ में याद रखना, प्रेयर में याद रखना। आप जिस भी धर्म से हो, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्रेयर में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आपका है, पैसा आपका। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने एक एनालिसिस करके आपको बताया है। मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है और ना ही मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं इसमें। मेरे जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के, वो आपको पता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने सोचना है, आपने समझना है, आपका पैसा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। बाकी कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, ये कसम खा लीजिए, क्योंकि सिंगल स्टॉक आपको कभी पैसा नहीं दे सकता। हमेशा 10 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 चढ़ जाएंगे, 5 गिरेंगे, 6 चढ़ जाएंगे, ठीक है, 7 गिरेंगे, 3 चढ़ जाएंगे। और वो जो 3 भी चढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा पैसा देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।